पेश खिदमत है सिलसिलावार नावल वो एक परी है। तहरीर रेहाना अमजद बुखारी। किस्त नंबर 25। बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा और गोया हुए, ये जिस चीज में बैठकर मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ, क्या ये बग्घी है? बादशाह ने हैरत से बुजुर्ग का सवाल सुना, फिर बोल उठा, जी मोहतरम बुजुर्ग, ये बग्घी ही है। बुजुर्ग के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, फिर वो बादशाह की तरफ देखते हुए गोया हुए, मेहरबानी फरमाकर इसके घोड़े खोल दें। बादशाह ने हुक्म दिया और घोड़े खोल दिए गए। बुजुर्ग ने घोड़ों की तरफ इशारा करते हुए दरियाफ्त किया, क्या ये तुम्हारी बग्घी है? बादशाह ने जल्दी से कहा, नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्ग, ये घोड़े हैं, बग्घी नहीं। बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया तो घोड़े गायब हो गए। बुजुर्ग ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, जिन बांसों के साथ घोड़ों को बग्घी में जोता गया था उन्हें अलग किया जाए। ऐसा ही किया गया। बुजुर्ग ने उन्हें भी गायब कर दिया, फिर कहा, क्या ये बांस तुम्हारी बग्घी थे? बादशाह ने परेशानी से कहा, नहीं मोहतरम बुजुर्ग, बांस बग्घी कैसे हो सकते हैं? बुजुर्ग ने हुक्म दिया कि पहिए निकाल दिए जाए। पहिए निकाले गए। बुजुर्ग ने दरियाफ्त किया, क्या ये पहिए तुम्हारी बग्घी हैं? हरगिज नहीं, ये पहिए हैं, बग्घी नहीं। बादशाह ने तेजी से जवाब दिया। बात उसके समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी कि आखिर बुजुर्ग साबित क्या करना चाहते हैं। वो पूरी तवज्जो से ये सारा खेल देख रहा था और इस खेल का हिस्सा भी बना हुआ था। बुजुर्ग ने एक एक करके बग्घी के तमाम हिस्से अलग करवाए और हर बार बादशाह ने यही जवाब दिया कि ये बग्घी नहीं है। बुजुर्ग ने बारी बारी तमाम हिस्से गायब कर दिए, यहां तक कि कुछ भी बाकी नहीं बचा। बुजुर्ग ने दरियाफ्त किया, कहाँ है तुम्हारी बग्घी? मैंने हर हिस्सा अलग करवाया और तुमसे सवाल किया, लेकिन हर बार तुमने यही कहा कि यह बग्घी नहीं है। तो फिर मुझे बताओ कि बग्घी कहाँ है? बादशाह इस सवाल पर चकरा कर रह गया। बुजुर्ग हंसते हुए गोया हुए, ये बग्घी महज कुछ मखसूस अशिया का मजमुआ थी। बग्घी का अपना कोई वजूद नहीं था, ये बहुत सी तवानाइयों का एक मुरक्कब थी और बस। बुजुर्ग ने बगौर बादशाह की तरफ देखा और सवाल किया, कुछ समझ में आया? जरा अपने मुतालिक गौर करो और सोचो, अपनी मैं को तलाशो, तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं कहीं नहीं है। अपने हाथ, पैर, सर, धड़, अपने तमाम जिस्म और तमाम अज़ा के मुतालिक गौर करो। हर चीज फानी है, हर चीज खत्म हो जाएगी। तो फिर अब्दुल्ला कहाँ बाकी बचा? उसने खामोशी इख्तियार करते हुए फरियाल के चेहरे की तरफ देखा जो उसकी गुफ्तगू की गहराइयों को नाप रही थी। चंद लम्हे खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा, फिर गोया हुआ, मैं कौन हूं? कैसे बताऊं? आपके सवाल का एक हिस्सा यह था कि क्या मैं किसी को कोई इतला भिजवाना चाहता हूं? फिलहाल तो मैं खुद की शनाख्त नहीं कर पाया, किसी और के मुतालिक क्या बताऊं? जब मैं ये जान गया कि मैं क्या हूं, तो शायद फिर किसी और के मुतालिक भी सोच सकूं। बहरहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वक्त आने पर मैं ये सब भी जरूर बता दूंगा। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद दोबारा बोला, आपका एक सवाल यह था कि मेरा नाम क्या है, यानी आप महज शनाख्त के लिए और मुझे पुकारने के लिए एक फानी पहचान कायम करना चाहती हैं, तो उसमें मैं आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूं। मेरा नाम फरजान है। जहां तुम आंख वालों को दिखाई कुछ नहीं देता, वहां हम दिल जलों को रोशनी महसूस होती है। ये बेशक लोग कहते हैं कि पत्थर दिल नहीं रखते, हमें तो पत्थरों में जिंदगी महसूस होती है। लगी वालियां नू नींद नहीं आउंदी, नी तेरी किवें नी अख लग गई। मोबाइल तेज आवाज में चिल्लाने लगा तो अली की आंख खुल गई। उसने बेड पर लेटे लेटे अपना दाहिना हाथ दराज किया और चट की हल्की सी आवाज के साथ ही कमरा तेज दूधिया रोशनी में नहा गया। अली ने बुरा सा मुंह बनाते हुए वाल क्लॉक की जानिब देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। उसने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाला, जिसकी स्क्रीन पर रोशनियों के झमाके मुसलसल उभरते और डूबते दिखाई दे रहे थे। अजान कॉलिंग। उसने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नाम को घूरा और फिर कॉल रिसीव करने के बाद मोबाइल कान से लगाकर जमा ही लेते हुए बोला, हेलो, खैरियत तो है अजान? नहीं, मेरा दिमाग चल गया है। इस वक्त कॉल करूंगा तो इसी बात से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि खैरियत नहीं है। मैं बहुत परेशान हूं यार। जवाब में अजान की परेशान आवाज सुनाई दी।
अबे यार, तुम सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? परेशानी का इजहार क्या इसी वक्त जरूरी था? टाइम देख रहे हो, 2:30 बज रहे हैं। अली के लहजे में हल्की सी नागवारी थी। फजूल बकवास मत करो, मैंने अली शाह फिरदौस को फोन किया है, व्हाइट हाउस नहीं। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें अपनी नींद खराब होने का गम खाए जा रहा है। अजान की तल्ख आवाज सुनाई दी तो अली संभलते हुए कदरे नरमी से गोया हुआ। यार कुछ मुंह से तो फूटो, कौन सी क़यामत आ गई रात के इस पहर? हुआ क्या है? यार बहुत बड़ा मसला हो गया है। अजान की परेशान आवाज सुनाई दी। कैसा मसला? अली ने इस्तफसार किया। यार मसला ये है, मैं किसी से झूठ बोल बैठा हूं कि मेरी पेशानी पर जख्म आ गया है, और जिससे झूठ बोला है वो सुबह मेरी इयादत करने आ रहा है। जख्म तो आया नहीं, परेशानी ये है कि अब ये झूठ कैसे निभेगा। अजान ने तफसील से मसला बयान किया तो अली तवील सांस लेते हुए बोला, धत तेरे की, यार ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है कि तुम रात के 2:30 बजे फोन करके किसी शरीफ आदमी की नींद खराब करने लगो। कैसे डायरेक्टर हो तुम? भाई सीधी सी बात है, थोड़ी सी काटन लो, उस पर थोड़ा सा रेड कलर लगाओ, फिर उसे माथे पर रख के बैंडेज कर लो, सिंपल। लेकिन उसकी बात सुनकर अजान की परेशानी में कोई कमी वाकया ना हुई। वो बदस्तूर उसी लहजे में बोला, इतना भी सिंपल नहीं है, ये सब मैंने भी सोचा है, लेकिन तुम खुद सोचो, अगर आने वाले ने पट्टी उतार कर देख लिया तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भाई मेरी समझ में जो आया मैंने बता दिया, अब अगर आने वाला इतना ही बेतकल्लुफ है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? दीवार में टक्कर मारो, और तो कोई हल नहीं है, अली ने बेजारी से जवाब दिया। लेकिन अजान बुरा मनाए बगैर संजीदगी से गोया हुआ, कोशिश कर चुका हूं, लेकिन टक्कर मारने से बहुत तकलीफ होती है, वो मुझसे नहीं होगा। मैं तो ब्लेड से कट लगाने की कोशिश भी कर चुका हूं, लेकिन ये भी खासा तकलीफ दे अमल है, मुझसे नहीं हो पाया। इसीलिए तुमसे मशवरा कर रहा हूं कि शायद तुम कोई और बेहतर हल बता सको। हाँ, मेरे पास एक और बेहतरीन हल मौजूद है, अली ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। वो क्या? अजान ने पुरिश्तियाक लहजे में दरियाफ्त किया। वो ये कि मोबाइल बंद करके तकिए के नीचे रखो, सर तकिए के ऊपर रखो, आंखें बंद करो और आराम से सो जाओ। सुबह उठकर मेरे कहने के मुताबिक बैंडेज कर लेना और बस, गुड नाइट। अली ने झटकेदार लहजे में मशवरा देने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट की, मोबाइल को पावर ऑफ करने के बाद तकिए के नीचे रखा, लाइट ऑफ की और फिर कंबल चेहरे पर खींचते हुए आराम से लेट गया। अब अपने फैसले पर खुद उलझने क्यों लगी हूं? जरा सी बात पर इतना बिखरने क्यों लगी हूं? वो जिस मौसम की अब तक मुंतजर आंखें थी मेरी, उसी मौसम से अब मैं इतना डरने क्यों लगी हूं? फरियाल, तुम ठीक तो हो ना? यावर जमान की आवाज उसकी समातों से टकराई तो वो जो काफी देर से ख्यालात के समंदर की गहराइयां नापने की कोशिश कर रही थी, हड़बड़ा कर वापस आ गई। ये अलग बात कि ऐसा करने से उसके हाथ में दबी छुरी छूटकर पुरशोर आवाज के साथ गिलास टेबल से टकराई। उसने घबराकर छुरी वापस उठाई और जल्दी जल्दी स्लाइस पर मक्खन लगाने लगी। वो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद नाश्ता करने में मसरूफ थी। जहाजी साइज की बड़ी सी गिलास टेबल के इर्द गिर्द कतार दर कतार रखी फैंसी कुर्सियों पर इस वक्त सिर्फ वो दोनों मौजूद थे और बाकी तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि इतने बड़े घर में उन दोनों बहन भाइयों के अलावा और था भी कौन? दर्जनों मुलाजिम। और बस, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया फरियाल। मैं कल से नोट कर रहा हूं कि तुम शायद कुछ परेशान हो। रात बर्थडे फंक्शन में भी यही सूरत हाल थी कि तुम हाजिर होते हुए भी गैर हाजिर थी। कोई उलझन है तो मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। यावर ज़मान की आवाज दोबारा सुनाई देने पर फरियाल ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। चंद लम्हे बगौर उसकी आंखों में झांकती रही, फिर कदरे झिझकते हुए बोली, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, बस जरा हॉस्पिटल के मामलात में उलझी हुई हूँ। दरअसल हमारे हॉस्पिटल में एक अनोखा मरीज आया है। कौन है, क्या करता है, कहां से आया है, कुछ पता नहीं। शायद उसका आगे पीछे कोई नहीं है, अलबत्ता शख्सियत बड़े कमाल की है। बहुत दिलचस्प और गहरी बातें करता है वो, उसी के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा भाई, हमारी बहन इतनी तारीफ कर रही है तो इसका मतलब है कि शख्सियत वाकई बाकमाल होगी। वैसे किस किस्म का इंसान है? जवान है, बूढ़ा है, या जरा हमें भी तो पता चले कि कैसी बातें करता है। यावर ज़मान ने दिलचस्पी लेते हुए दरियाफ्त किया।
फरियाल ने बगौर भाई के चेहरे का जायजा लिया, जहां बहन के लिए ठाठे मारती हुई मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी और आंखों में इश्तियाक ही इश्तियाक था। वो पुरजोश अंदाज में बोली, भाई वो अजीब उलझी हुई गुफ्तगू करता है, सीधी सादी बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाता है। यूं लगता है कि उसकी आंखों के सामने तारीख अपने सफ़े पलटती है। माजी के बहुत से किस्से उसे ज़बानी याद हैं। शेर और अदब से उसका गहरा लगाव भी साबित होता है, लेकिन भाई उसकी बात समझने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अगर उसकी बातों पर गौर किया जाए तो एहसास होता है कि उसका कोई भी लफ्ज मफहूम से खाली नहीं होता। यावर ज़मान ने बगौर फरियाल की तरफ देखा, फिर कदरे संजीदा होते हुए बोला, देखो फरियाल, तारीख और माजी की बात करना कोई गैर मामूली बात नहीं। हमारा माजी हमारी तारीख का हिस्सा है और तारीख किताबों की सूरत में महफूज है। कोई भी शख्स जो मुतालिया करता है, जहन रखता है, वो इन सारी चीजों पर बआसानी दस्तरस हासिल कर सकता है। मेरे नजदीक माजी की बात करना या तारीख पर लेक्चर देना कुछ ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं। मुझे सिर्फ वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुस्तकबिल की जबान में बात करने की सलाहियत रखते हों, जिनमें अपने आने वाले कल को सुधारने की अहलियत हो। क्या तुम मुझसे इत्तफाक नहीं करोगी? फरियाल ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुकाते हुए गोया हुई। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है भैया, लेकिन हर इंसान की सोच पर कई तहें जमी हुई हैं। वो तसव्वुर करता है कि ये उसके अपने ख्यालात हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जब इंसान ये सोचता है कि कौन सी चीज उसकी अपनी है और कौन सी उसे दी गई है, तब एहसास होता है कि अपने पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ एक खामोश झील हैं, एक ऐसी झील जो अपनी सतह पर होने वाली हलचल से भी कोई ना कोई सबक हासिल करती है। अगर पा लेने की लगन हो तो कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। अपनी तारीख, अपना माजी जान लेना आगही के नए दर वाह करता है और यही आगही आपके आने वाले कल के रास्तों में रोशनियां बखेरती है। ओके ओके, ये अब कोई ऐसी बात भी नहीं जिस पर हम घंटों बहस करें। नुक्ता नजर अपना अपना होता है। यावर ज़मान ने चाय का कप टेबल पर रखने के बाद दोनों हाथ उठाकर हार मानते हुए कहा और फिर कुर्सी से उठते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूं और हाँ, तुम आज नई गाड़ी में हॉस्पिटल जाओगी। शाम को बताना जरूर कि तुम्हें अपना ये बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा। जी भैया जरूर, लेकिन वो, फरियाल ने इकरार में गर्दन हिलाने के बाद कदरे हिचकिचाते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया तो यावर ज़मान जो पलट कर जाने ही वाला था, रुककर सवालिया नजरों से फरियाल की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बोलो, कुछ कहना चाहती हो? फरियाल ने एक नजर भाई की तरफ देखा, फिर नजरें झुकाकर बोली, भैया मैं चाहती थी कि उस मरीज को हम कुछ दिनों के लिए अपने साथ रख लें। उसका आगे पीछे तो कोई है नहीं, अगर आप इजाजत दें तो। यावर ज़मान ने चंद लम्हे खामोशी से उसकी जानिब देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, भाई इसमें इतना झिझकने की क्या बात है? ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है और मैं जानता हूं कि मेरी बहन कभी कोई गलत फैसला नहीं करेगी। जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो, ठीक? यावर ज़मान जुमला मुकम्मल करने के बाद पलटकर चलता हुआ डाइनिंग रूम के दरवाजे तक पहुंच गया था जब उसकी समातों से फरियाल की तशक्कुर आमेज आवाज टकराई, थैंक यू भैया। फरियाल के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासरात और होंठों पर मुस्कुराहट थी। उस शहर में कितने चेहरे थे, कुछ याद नहीं, सब भूल गए। एक शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स ज़बानी याद हुआ। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।